सुप्रभात दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं महेश कुमार बर्णवाल, जिसमें भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 13 तक हमने पढ़ लिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय थे, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे। उसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद करने के हिसाब से और इस तरीके से कि एक बार पढ़ के ही हमें याद हो जाए, प्रयास किया है पढ़ने का। लाइन टू लाइन पढ़ा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। हाँ, इसको अपडेट जरूर करने की आवश्यकता है। समय समय पर जो डाटा होते हैं उसको अपडेट करने की आवश्यकता होती है। कोशिश किया है कि अपडेट करके भी यहाँ पे बताया जाए। अगला चैप्टर है उद्योग और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उद्योगों का स्थानीयकरण। उद्योगों का स्थानीयकरण अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति, परिवहन, सस्ता, कुशल श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी व सरकार की औद्योगिक नीतियां आदि विशेष महत्व रखती हैं। कोई भी उद्योग यदि कहीं पे लगाया जाएगा तो वहाँ पे बेसिक नीड है कि वहाँ पे उसका कच्चा माल मिले। अगर एल्यूमिनियम का उद्योग है तो वहाँ पे बॉक्साइट होना चाहिए, वहाँ पे श्रम होना चाहिए, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, परिवहन का साधन होना चाहिए, ताकि वहाँ पे श्रम और पूंजी जो है लगाया जा सके। तो हम ये देखते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति, परिवहन के साधन, सस्ता, कुशल श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी व सरकार की औद्योगिक नीतियों आदि का विशेष महत्व होता है। परंतु ये सभी कारक किसी भी एक स्थान पर उपलब्ध जरूरी नहीं है कि हो जाए। तो औद्योगिकी स्थानीयकरण पर इनका समान प्रभाव पड़ता है। अतः भूगोलवेत्ताओं व अर्थशास्त्रियों की तरह किसी उद्योग के अनुकूलतम स्थानीयकरण पर इन कारकों के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा रही है। तो जर्मन अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर के द्वारा 1909 में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक में दिया गया कि न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत इस संदर्भ में पर्याप्त महत्व रखता है। मतलब मिनिमम हमको ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक में मिनिमम अगर खर्च होता है तो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, कच्चे माल के भार राशि होने पर उससे संबंधित उद्योगों का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में होता है। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग। यदि कच्चा माल सर्वत्र उपलब्ध है तो उद्योग स्थानीयकरण बाजार के निकट होता है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग। लेकिन जब कच्चे माल शुद्ध हो अर्थात भार ह्रास न करते हो एवं क्षेत्र विशेष में उपलब्ध हो तो इस प्रकार के उद्योगों का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र एवं बाजार के मध्य कहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताया है। एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के लिए अवस्थिति त्रिकोण के द्वारा अपना औद्योगिक स्थानीयकरण का प्रारूप दिया। उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग में मुख्य कच्चा माल क्या है? लौह अयस्क है और कोयला है। सीमेंट उद्योग के लिए क्या है? चूना पत्थर है और कोयला कच्चा माल है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बॉक्साइट है और विद्युत है। तो यद्यपि इन उद्योगों में अन्य कच्चे माल भी हो सकते हैं, परंतु स्थानीयकरण का प्रारूप इन्हीं दो कच्चे मालों पर आधारित हुआ। अतः वेबर ने एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को, अगर कहीं पे कच्चे माल में एक से अधिक उसकी आवश्यकता है तो उसको दो पार्ट में देखिए बांटा है, भार ह्रासी उद्योग और गैर भार ह्रासी उद्योग। भार ह्रास करने वाले उद्योग और जिसमें कि भार नहीं ह्रास करने वाले उद्योग, दो तरीके का है। यहाँ पे डायग्राम से बताया गया है कि कौन कौन सा, अगर M1, M2, M3 या फिर ऐसे वस्तु की आवश्यकता है तो कौन सा भार राशि, कौन सा नहीं है। तो देखिए 2 टन, 2 टन, 1 टन ऐसे करके यहाँ पे ये बनाया गया है, भार कम करने वाले और भार नहीं कम करने वाले उद्योग। 2 टन है, 2 टन है, यहाँ 1 टन है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकृति से समझाया गया है। तो प्रधान त्रिभुजाकार मॉडल के अंतर्गत हम देखते हैं कि लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग आदि आते हैं। ठीक है, जहाँ पे भार कम हो जाता है। लौह इस्पात उद्योग जैसे कि सीमेंट उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है। भारत के जमशेदपुर एवं जर्मनी के एसेन में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को इसी प्रारूप के द्वारा समझा जा सकता है। भारत में विशाखापट्टनम में लौह इस्पात उद्योग की तटीय अवस्थिति भी न्यूनतम परिवहन लागत पर ही आधारित है। द्वितीय त्रिभुजाकार मॉडल के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिन्हें कच्चे माल भार में कमी नहीं करते हो और वहां पर बाजार अधिक महत्व रखता हो। तो वेबर ने बताया कि यदि किसी क्षेत्र में परिवहन लागत की अपेक्षा श्रम अधिक सस्ता है तो न्यूनतम परिवहन लागत केंद्र से वहां उद्योग का स्थानांतरण हो सकता है, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब उद्योग वहां स्थानांतरित करने में लगी जो अतिरिक्त परिवहन की राशि है का लागत श्रम मूल्य में होने वाली बचत से कम हो। तो देखिए, कुल मिला के ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ हम मान लीजिए उद्योग किसी चीज़ का लगा रहे हैं तो वो किस प्रकार का उद्योग है, वहाँ पे किस पे ज़्यादा लागत लग रही है। कच्चा माल जो है वो ज़्यादा हैवी है, उससे बनने वाला चीज़ हल्का है, या फिर कच्चा माल हल्का है, उससे बनने वाला चीज़ भारी है। तो परिवहन लागत उसी पर डिपेंड करेगी, कितना ज़्यादा हमको श्रम लगेगा, कितना उसको वहाँ से उठा के लाने में हमको एफर्ट्स लगेंगे। परिवहन लागत और श्रम लागत की क्या स्थिति है, तो इसी पर आधारित होता है कि वह उद्योग का स्थानीयकरण किस प्रकार से होगा। तो देखिए, उसमें लगने वाली लागत जो है श्रम मूल्य में होने वाली बचत से कम हो
दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलाबामा राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का प्रमुख यही कारण था। भारत में अनेक नगरों में तैयार वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग का विकास न्यूनतम श्रम लागत का ही परिणाम है। मतलब मिनिमम अगर लेबर चार्जेस लगेंगे तभी देखिए इसका अच्छा सा विकास हो सकता है इस उद्योग का। तो वेबर ने औद्योगिक समूहीकरण के प्रभाव से भी लागत में कमी की संभावना को व्यक्त किया और कहा कि जो हल्के उद्योग होते हैं, अब देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि फुटलूज उद्योग क्या होते हैं। कई बार प्रश्न में आता है, मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है कि फुट लूज उद्योग क्या होते हैं। तो फुट लूज उद्योग की स्थापना पर कभी कभी परिवहन मूल्य की तुलना में संरचनात्मक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। चूंकि ये उद्योग अपने विकास के लिए संरचनात्मक सुविधाओं में पर्याप्त निवेश कर पाने में सामान्यतः सक्षम नहीं होते, अतः यह समूहीकरण के क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कि एक ही आधारभूत संरचना तथा एक दूसरे के उपोत्पादों का लाभ उठाकर प्रति इकाई उत्पादन लागत हम कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए महानगरीय क्षेत्रों या उसके बाह्य प्रदेशों में तैयार किए गए देखिए कौन कौन से उद्योग फुटलूज उद्योग हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, तैयार वस्त्र उद्योग है, सॉफ्टवेयर उद्योग है आदि के विकास का संदर्भ लिया जा सकता है। सिंगापुर इन्हीं कारणों से तैयार वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सॉफ्टवेयर उद्योग के बेहतर विकास वहाँ पे हो सका है। तो विभिन्न औद्योगिक संकुलों के विकास को समूहीकरण के प्रभाव के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए फुटलूज उद्योग जो होते हैं इसमें क्या क्या बताया है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं, तैयार वस्त्र उद्योग, सॉफ्टवेयर, इजीली जो है हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम श्रम और कम लागत से उसको ले जा सकते हैं। तो आधारभूत संरचना ऐसी होती है उसकी कि एक दूसरे के जो उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसका लाभ उठाकर प्रति इकाई उत्पादन लागत को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। औद्योगिक प्रदेश व औद्योगिक संकुल में क्या अंतर होता है देखते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन में काफी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित होते हैं और ये उद्योग आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। जैसे देखिए एक औद्योगिक क्षेत्र हम मानते हैं कि छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश है। तो छोटा नागपुर के औद्योगिक प्रदेश ये वाला एक मान लीजिए पूरा बेल्ट ही है, यहाँ कोयला भी है, यहाँ लोहा भी है, यहाँ और भी कुछ है, बॉक्साइड भी है, मान लीजिए अब्रक भी है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश जहाँ पे कि कई लौह इस्पात उद्योग है, साथ ही जनजातियों के बीच यहाँ पे बीड़ी उद्योग भी प्रमुख है। तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन औद्योगिक संकुल में प्रायः सभी उद्योग एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं और संबंधित होते हैं और इसके विकास के आधार पर ही समूहीकरण के प्रभाव से परस्पर लाभ उठाना होता है। तो ये समान आधारभूत संरचना वाले एक दूसरे उपोत्पादों का लाभ उठा करके विकसित होते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश में द्वितीयक और तृतीयक कार्यों के साथ साथ प्राथमिक कार्यों में भी बहुत संख्या में लोग लगे रहते हैं। तो औद्योगिक संकुल का निर्माण वहाँ पे होता है। औद्योगिक प्रदेश थोड़ा हैजी हो गया है ये पेज। तो औद्योगिक प्रदेश के लिए आवश्यक नहीं है कि आधारभूत संरचना का विकास हुआ हो, वहाँ पे पिछड़े और अवर्गीकृत क्षेत्र भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। तो औद्योगिक संकुल में औद्योगिक नगरीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाता है एवं विकास कार्यों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है। औद्योगिक प्रदेश का अपना कोई प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नहीं होता, लेकिन औद्योगिक संकुल में प्रायः प्रशासनिक अभिकरण पाए जाते हैं जिसमें कि सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो हम देखते हैं कि छोटा नागपुर वाला औद्योगिक प्रदेश वहाँ पे कौन कौन है। तो रांची है, धनबाद है, देखिए हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, डालमिया नगर, सिंदरी, ये सब दिया हुआ है छोटा नागपुर वाला औद्योगिक प्रदेश। मतलब महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र यहाँ पे बहुत सारे हैं। औद्योगिक प्रदेश एक ही कहलाएगा। कोलकाता हुगली वाला देखेंगे तो कोलकाता है, हावड़ा है, हल्दिया, श्रीरामपुर है, काकीनाडा, श्यामपुर, टीटागढ़, बिरला नगर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अहमदाबाद वडोदरा में देखेंगे तो अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, आनंद, खेरा, राजकोट, सूरत, जामनगर। मुंबई पुणे वाला देखते हैं तो मुंबई है, कोलकाता है, कल्याण, थाणे, ट्राम्बे, पुणे, मनमाड़, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा, ये सब है। दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र देखेंगे तो गुरुग्राम है, दिल्ली है, मेरठ है, मोदी नगर, गाजियाबाद है, आंवला, मथुरा, आगरा। बंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर वाले में बंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम, मदुरई। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम देखेंगे तो कोल्लम, तिरुवनंतपुरम हो गया, कोच्चि, ये सब जो है यहाँ पे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक रूप से पिछड़े प्रदेश देखेंगे हिमाचल और जो पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश है, जहाँ पे पूर्वी भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, देखिए दबाव क्षेत्र बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, पिछड़ा है औद्योगिक रूप से। कुछ तो भौगोलिक परिस्थितियां उसको बना देती हैं, कुछ जनसंख्या इतना ज्यादा है कि कुछ स्थापित नहीं हो पाता। पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया भी देखिए दुर्लभ है, तेलंगाना, रायलसीमा का पठार है, दक्षिण पश्चिमी केरल है, उड़ीसा है, पूर्वी तटीय भाग है, मध्य पठारी भाग है और द्वीपीय क्षेत्र है। ये लोग यहाँ औद्योगिक रूप से पिछड़े प्रदेश हैं।
तो इनके देखिए समिति बनी थी बीडी पांडे की। उनके अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अत्यधिक समृद्ध हैं, इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है आधारभूत संरचना का विकास न होना। यदि इन प्रदेशों में आधारभूत संरचना का विकास कर लिया जाए ना, तो पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए, तो इन क्षेत्रों को भी तीव्र रूप से औद्योगिकरण किया जा सकता है। योजना आयोग के द्वारा देखिए भारत के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के इन क्षेत्रों में उद्योगों को राजकोषीय वित्तीय सहायता देने के संबंध में वांचू समिति यानी कि निरंजन नाथ वांचू का गठन किया गया था। समिति ने इस संबंध में आधारभूत सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए, जिसके अंतर्गत 3 से 5 वर्षों के लिए कर में छूट देने का सुझाव दिया गया है। यह छूट क्या है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर में दी जानी थी। इसी प्रकार परिवहन व्यय में आर्थिक राजकीय अनुदान दिए जाने के संबंध में सुझाव दिया गया। शुक्ला समिति ने पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में इस छूट को 7 से 10 वर्ष करने का सुझाव दिया है। गुजरात में देखिए अकेले ही विदेशी निवेश का कुल 53% अकेले आकर्षित करता है, जबकि अधिकतर पिछड़े राज्य इस संदर्भ में बहुत पीछे हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि आधारभूत संरचना में निवेश किसी प्रदेश में पूंजी को क्या करता है? आकर्षित करता है। नई औद्योगिक नीति देखिए, औद्योगिक नीति कई बार बनी। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमने बहुत प्रयास किया कि जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, जो पुलिस लाइसेंसिंग व्यवस्था कहा जाता है, उससे उभरा जाए, उससे बाहर निकला जाए। लेकिन मैक्सिमम जो है अंतर तब आता है जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते। 1990 में हम देखते हैं कि LPG आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद एक्चुअल में कहें तो नई औद्योगिक नीति का निर्माण होता है। तो 1991 में तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या थी? जैसे कि देखिए खाड़ी युद्ध चल रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट था, रुपए का क्या हो रहा था? निरंतर अवमूल्यन हो रहा था, राजनीतिक अस्थिरता, राव मनमोहन सरकार का गठन होता है और नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती है। तो जुलाई 1991 में हम LPG लेके आते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो सुधार क्या क्या हुए? देखिए पहली बात तो सुधार होता है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त करना, ताकि विभिन्न उद्योगों में प्रतिस्पर्धा हो सके। जब तक हम नियंत्रण में रखेंगे तो एक ओपन कॉम्पिटिटिवनेस जो थी वो तो कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो अगर हम नियंत्रण मुक्त कर देते हैं तो उसमें क्या होगा? विभिन्न उद्योगों में प्रतिस्पर्धा हो पाएगी, उनमें रोजगार, उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादों की विश्व स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। विश्व स्तरीय गुणवत्ता अर्थात पूर्ववर्ती लाभ बना रहे और व्याप्त आर्थिक विकृतियों में सुधार हो सके। तो हमने क्या किया? नियंत्रण मुक्त कर दिया। सबसे पहले नियंत्रण मुक्त किया, फिर लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। यद्यपि सुरक्षा, सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण तथा घातक उद्योगों से जुड़े कुछ उद्योगों को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया था। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली छोड़ दिए थे। जो भी रक्षा सुरक्षा से रिलेटेड है ना और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसको तो हमको रखना ही था लाइसेंस के अंतर्गत। तो नियंत्रण मुक्त कर दिए, फिर लाइसेंस राज समाप्त कर दिए। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कटौती की गई, ओपन मार्केट में जारी किया गया उनके शेयरों को, और डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो जितनी भी रुग्ण इकाइयाँ थी, मतलब कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया, और जितनी भी रुग्ण इकाइयाँ थी उनका रिकंस्ट्रक्शन किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और सुधारने का प्रयास किया गया। एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो थी, MRTP, काफ़ी महत्वपूर्ण है। MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में कटौती की गई है ना, इसमें कटौती की जा रही है। अपक्षपातपूर्ण, प्रतिबंधात्मक, एकाधिकारवादी व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया गया। मतलब ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधात्मक मतलब कि रेस्ट्रिक्टिव, एकाधिकारवादी, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसी व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को अनिवार्य सुरक्षा दी जा सके। औद्योगिक अवस्थिति के संबंध में नियमों को क्या बनाया गया? उदार बनाया गया। 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों को दूर स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को केंद्र की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों को भी 25 किलोमीटर की परिधि से बाहर क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। 25 किलोमीटर की परिधि से बाहर। विदेशी निवेश और तकनीक की मुक्त प्रवाह को अनुमति दी गई और उसमें स्वतः अनुमोदन के विभिन्न प्रावधान किए गए ताकि उसमें अनावश्यक विलंब न हो। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। और देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल है, सड़क है या कुछ बिल्डिंग है, ऐसे में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। विदेशी विनिमय, तटस्थता व निर्यात बाध्यता के संबंधित उपाय किए गए ताकि घरेलू उद्योगों को कुछ सीमा तक संरक्षित किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक नीति प्रक्रिया के सरलीकरण, निजी व विदेशी पूंजी निवेश एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आर्थिक विकास को तीव्र गति देने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी देखिए 2011 क्या थी? भारत सरकार ने 4 नवंबर 2011 को नई विनिर्माण तक नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक, मतलब कि एक दशक के अंदर ये हम
इकोनॉमी वाले चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़े थे। इसके 3 उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि विनिर्माण की हिस्सेदारी जीडीपी में कितनी होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए। कब तक? 2022 तक, जो अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल नहीं पूरा कर पाए हैं। 10 करोड़ लोग को कम से कम रोजगार मिले, 10 करोड़ लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार मिले, ये भी हम पूरा नहीं कर पाए हैं। इसकी वृद्धि दर कम से कम 14 से 16% रहे, ये भी नहीं कर पाए हैं, केवल 7 से 8% ही है। तो बहुत ही दुख की बात है। फिर इसको 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये प्रश्न बार बार आता है कि क्या कारण है कि भारत में इतना जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम विनिर्माण सेक्टर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके कारण पर भी हम लोग चर्चा किए थे कि देखिए 2016 में क्या होता है, मंदी आती है ना, मंदी आती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं वो कर दिया जाता है विमुद्रीकरण, क्या कहेंगे, नोटबंदी होती है। नोटबंदी होने के बाद उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। 2017 में जीएसटी आ जाता है, ठीक है। हम तो उबर ही नहीं पा रहे हैं ना। 2016 में देखिए नोटबंदी हुई, इससे कहीं ना कहीं आपूर्ति श्रृंखला में कुछ ना कुछ बाधा आई और हमारा जो है ये सेक्टर जो है प्रभावित हो गया। 2017 में हम देखते हैं कि जीएसटी आता है। जीएसटी, इससे भी इसकी भी मार पड़ती है ना। जो हमारे उद्योग हैं और हमारा जो आपूर्ति श्रृंखला है यहाँ पे भी प्रभावित होता है। फिर 2019 में कोविड आ जाता है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि 2022-23 से तो युद्ध की स्थिति चालू हो गई, रशिया यूक्रेन और अब ईरान का। तो कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है और हम बहुत ज़्यादा देखेंगे उभर नहीं पा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्यों को प्राप्त करना इस नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तभी निर्माण हेतु बेहतर व धारणीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया जाएगा। नई नीति में 7 नए औद्योगिक शहरों की प्रस्तावना। देखिए स्मार्ट शहर के बारे में बात की गई थी। इसमें केंद्र सरकार औद्योगिक वृद्धि के लिए आवश्यक संरचना प्रदान करेगी और सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर उचित वित्तीय सहायता देगी। तो हम देखते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के सभी उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वर्धन के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 1951-52 में जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का परसेंटेज कितना था? 16.6%। 16.6% था 51-52 में, मतलब जब हम शुरुआत की। और वही 20-21 में ये बढ़ के हो गया 25.9। अभी कितना है? 28 से 30% तक की भागीदारी हमारी औद्योगिक सेक्टर में है जीडीपी में। तो इसमें 14 अल्प औद्योगिक क्षेत्रों को सैद्धांतिक रूप से विकसित किया गया है। नागपुर जैसे महाराष्ट्र है, तुमकुर कर्नाटक, चित्तूर मेंढक प्रकाशकम आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय निवेश व विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें कि अहमदाबाद धुलेरा का क्षेत्र है। कोशिश किया गया है कि इन शहरों को औद्योगिक शहरों के रूप में विकसित किया जा सके। शेंद्रा वितकिन है, मानेसर बावल है, जोधपुर पाली मारवाड़। देखिए दीदी पोर्ट है, दीदी पोर्ट का विकास महाराष्ट्र में किया गया। तो ऐसे 2-4 देख लेंगे कौन कौन सा प्रारंभ किया गया है। पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि बिल्कुल हुई है। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि पहली पंचवर्षीय योजना में देखते हैं कि 5.54% का दर था। दूसरी तीसरी इधर बढ़ा है, इधर बीच बीच में कम भी हुआ है, ठीक है। कम भी अगर कहता है कि उद्योग में विकास दर, देखिए बीच बीच में कम भी हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लगातार बढ़ा है। जो 7वीं योजना थी वहाँ पे बढ़ा है और 2 वार्षिक योजनाओं में कम हुआ है। जब भी वार्षिक योजना या कुछ होता है तो वहाँ पे 12वीं तक, देखिए 12वीं में हम 9.6 का लक्ष्य रखे थे उद्योग के लिए। भारत के विनिर्माण उद्योग देखिए कौन कौन से, लौह इस्पात की मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन 2 अलग अलग चीज़ होती है। कंस्ट्रक्शन यानी कि होता है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं पे क्या बन रहा है, पुल बन रहा है, पुल या सड़क का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो चीज़ का निर्माण जहाँ किया जाता है वहाँ से इसको दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता। पुल को कहीं ले जा सकते हैं क्या? हॉस्पिटल को कहीं ले जा सकते हैं क्या? सड़क एक बार बन गया तो कहीं ले जा सकते हैं? नहीं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण का मतलब होता है कि बहुत सारी जगह से आपने सामान लिया, उसको एक जगह बनाया और अब उसको फिर कई जगह भेज सकते हैं। जैसे आपको बनाना है कार, तो आपने उसका टायर कहीं से लिया, उसका बॉडी पार्ट्स कहीं से लिया, उसमें जितनी भी चीज़ें लगती हो कहीं से लिया, यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया और उसके बाद फिर आप इसको कहीं और ले गए, कहीं और बेचा जा सकता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चलाया मानता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जबकि कंस्ट्रक्शन में एक बार निर्माण हो गया तो वहीं का वहीं रहता है। तो हम देखते हैं कि भारत का विनिर्माण उद्योग, उसमें कि लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश के आधारभूत उद्योग होते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की दिशा प्रथम प्रयास 1830 में किया गया था। तमिलनाडु के पोर्टोनोवो में इस्पात कारखाना जो है स्थापित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु में देखिए पोर्टोनोवो।
नया नया है देखिए, पोर्टा नोवा पार्ट्स, नए पार्ट्स हैं किसके, किसी भी चीज़ के, तो इस्पात के ही होते हैं। तो पोर्टा नोवा, तमिलनाडु के पोर्टा नोवा में इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। 2019-20 में लौह इस्पात उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत का सेकेंड रैंक है। 2002 से विश्व भर में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादन करता रहा है भारत। लौह इस्पात उद्योग के लिए अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। लौह इस्पात एवं कोकिंग कोयला इसके आधारभूत खनिज है, जबकि अन्य खनिज में क्या होता है देखिए, मैंगनीज है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, क्रोमियम है। सामान्यतः लौह अयस्क क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में अथवा इन दोनों खनिजों के परिवहन मार्गों पर इन उद्योगों का विकास हुआ, जो कि वेबर के औद्योगिक त्रिभुज सिद्धांत पर आधारित है। अब त्रिभुज सिद्धांत ही पढ़ रहे थे ना, श्रम किसमें ज़्यादा लगेगा, किसमें क्या कम लगेगा। तो वेबर के औद्योगिक त्रिभुज सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि लौह उद्योग के स्थानीकरण की एक चौथी प्रकृति भी विकसित हुई कि बंदरगाह और तटवर्ती क्षेत्रों की ओर स्थानीकरण, क्योंकि हमको परिवहन, अगर हमको उसको सेल करना है, निर्यात करना है, तो हमको बंदरगाह चाहिए। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे उद्योग जो है वो बंदरगाह के आसपास ही रहे, ताकि उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके। देखिए, फरवरी 2018 में भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में जापान को छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अब देखिए, स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने। स्वतंत्रता के पहले यानी कि 1874 में वेस्ट बंगाल में कुल्टी नामक स्थान है। 1874 में देखिए, बंगाल लोहा और इस्पात उद्योग बाद में ये बदल गया था। तो कुल्टी आता है ये प्रश्न कि स्वतंत्रता के पूर्व लौह इस्पात वाला कारखाना पश्चिम बंगाल। फिर साक्ची देखिए, साक्ची झारखंड में 1907 में ये जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था और भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। आधुनिक लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। फिर हीरापुर देखेंगे, पश्चिम बंगाल में है, भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसका नाम था, भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसको। भद्रावती कर्नाटक, कई बार प्रश्न में आया है, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी इसका नाम था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी यानी कि विस्को कर दिया गया। विस्को यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। बर्नपुर देखिए, वेस्ट बंगाल, यह स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित किया गया था, परंतु बाद में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो कुल्टी हो गया, साक्ची, हीरापुर, भद्रावती और बर्नपुर जो है स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित होने वाले प्रमुख इस्पात कारखाने हैं। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन से थे। तो राउरकेला, इसको हमने जरा करके याद किया था, जरा यानी कि जर्मनी, ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था जरा। और भिलाई का तो हम जानते हैं सोवियत संघ वाला है। दुर्गापुर यूके ब्रिटेन। और बोकारो जो है वो बोकारो रोस कहिए, ठीक है, सोवियत संघ रूस। तो बोकारो जो है, बोकारो एक तो बॉस भी है, बॉस से भी याद कर सकते हैं या बोर से याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी याद हो जाए। तो राउरकेला जर्मनी का है, भिलाई पूर्व सोवियत संघ का है और दुर्गापुर, ये तीनों तो एक साथ आए थे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर 1955 में। और 1964 में फिर बाद में आता है बोकारो झारखंड सोवियत संघ। लौह अयस्क के क्षेत्र में प्रमुख खदानें देखिए, भद्रावती, भिलाई व सलेम है। और कोयला क्षेत्र में कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर व बोकारो है, ठीक है। उपर्युक्त दोनों संसाधनों के मध्य में जमशेदपुर और राउरकेला आदि कारखाने स्थापित है। बंदरगाह आधारित एकमात्र कारखाना विशाखापट्टनम में स्थित है। चूंकि यहाँ के बंदरगाह से लौह अयस्क और मैंगनीज का निर्यात होता था, इसलिए दोनों कच्चे माल स्वतः ही बंदरगाह पर आ जाते थे। देश के आंतरिक भाग में कोकिंग कोयले की कमी होने के कारण हम ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करते और यहाँ लौह इस्पात उद्योग विकसित किया गया। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में देखते हैं तो विजयनगर इस्पात परियोजना, तमिलनाडु के सलेम इस्पात परियोजना भी प्रमुख स्थान है। स्वतंत्रता के समय भारतीय इस्पात उद्योग का उत्पादन लगभग 1 मीट्रिक टन था, जो कि 1819 में 142 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। और चीन और अमेरिका के बाद अपना भारत जो है विश्व में तीसरा बड़ा इस्पात कारखाना है। यहाँ थोड़ा सा ये चार्ट देख लेते हैं, टेबल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारत के लौह इस्पात कारखानों की स्थितियाँ। तो जमशेदपुर देखिए, टिस्को, जमशेदपुर क्या है, टिस्को निजी क्षेत्र में टाटा समूह के अंतर्गत आता है। उड़ीसा के गुरुम निसानी, मयूरभंज के नोआ मुंडी कारखाने खानों से रिलेटेड है। ये कोयला देखिए झरिया खान से यहाँ मिलता है। जमशेदपुर हम पढ़ रहे हैं, कोयला कहाँ से मिलेगा, झरिया से मिलेगा। चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा, बिहार और उड़ीसा के खानों से मिलेगा। जल विद्युत मिलती है स्वर्ण रेखा, खरकई नदियों में, डिमना नाला बांध से, और बाजार है इसका कोलकाता। तो अगर हमको
कोई कहीं भी उद्योग का विकास करना है तो हमें कच्चा माल चाहिए, तो लौह अयस्क हमको मिल गया मयूरभंज से, कोयला मिल गया झरिया से, चूना पत्थर मिल गया बिहार उड़ीसा से, जल विद्युत है स्वर्ण रेखा है, और बाजार हमको हो गया वेस्ट बंगाल कोलकाता। बर्नपुर देखिए, बर्नपुर वेस्ट बंगाल में ही है, तो हमको यहाँ पे लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, क्योंझर, क्योंझर उड़ीसा से मिलता है, झरिया रानीगंज से कोयला, और उड़ीसा के ही खानों से चूना पत्थर, जल विद्युत दामोदर और बराकर नदी से मिलता है, और ये मार्केट कहाँ है, कोलकाता में है। तो बर्नपुर, टिस्को था आपका जमशेदपुर वाला, इसको है आपका बर्नपुर वाला। फिर भद्रावती देखते हैं, भद्रावती में ये छोटा उत्पादक था, बाबा बुदन की पहाड़ी में देखिए मिलता है हमको लौह अयस्क, वनों की लकड़ी और कास्ट कोयला। कई बार प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा लोहा इस्पात कारखाना है जहाँ पे कास्ट कोयले का प्रयोग किया जाता है, और पश्चिमी घाट से देखिए जल विद्युत मिलता है, तो ये आपका भद्रावती याद रखेंगे। कई बार ये प्रश्न पूछा है, भद्रावती बाबा बुदन की पहाड़ी से लोहा मिल रहा है, कोयला कास्ट कोयले का प्रयोग किया जा रहा है, चूना पत्थर गंगोर से, भद्रा नदी से, भद्रावती इसी नाम पर है, और दक्षिण भारत में इसका परचेसिंग सेंटर है। दुर्गापुर देखिए वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर के पठार उड़ीसा से मिल रहा है हमको लौह अयस्क दुर्गापुर में। बराकर और झरिया के जो वो है वहाँ से हमको मिल रहा है कोयला, और साथ में जो दामोदर वैली वाला है वो तापीय केंद्र है, यहाँ से मिलता है हमको ऊर्जा। दामोदर नदी है यहाँ पे, और कोलकाता बाजार है। राउरकेला उड़ीसा, क्योंझर झरिया तलचर कारखाने खानों से मिलता है कोयला। उड़ीसा के वीर मित्रपुर से हमको चूना पत्थर मिल रहा है। ब्राह्मणी और शंख नदी है यहाँ पे। चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम और दक्षिण भारत में इसका बाजार है। राउरकेला हो गया, राउरकेला। भिलाई देखिए, भिलाई दली राजहरा के क्षेत्र से लोहा है। अब यहाँ उत्तम कोयला जो है झरिया और बोकारो से आता है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, नंदिनी, यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है। तंदुला नहर है, तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से यहाँ पे पानी की आपूर्ति होती है। बाकी बम्बई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली और कोलकाता इसका निर्यात सेंटर है। बोकारो में देखेंगे, बोकारो जो है उड़ीसा, लौटते खाली वैगनों के द्वारा यहाँ पे उसकी आपूर्ति हो जाती है। किसकी आपूर्ति? लौह अयस्क की आपूर्ति। बोकारो। स्थानीय कोयला झरिया, करणपुर, उड़ीसा क्षेत्र, दामोदर नदी। विशाखापट्टनम देखिए बेलाडीला के खान से जाता है। बेलाडीला के खान से यहाँ पे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयला मिलता है। यहाँ पे विशाखापट्टनम से ही में छत्तीसगढ़ से चूना पत्थर जा रहा है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब विशाखापट्टनम से जापान में होता है निर्यात, है ना। पारादीप उड़ीसा, क्योंझर झरिया तलचर से मिल जाता है। उड़ीसा क्षेत्र, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पारादीप। तो इस तरीके से ये चार्ट से हमको पूरा पता चलता है कि भारत के लौह इस्पात कारखानों की क्या स्थितियां हैं। टिस्को है, इसको है, विस्को है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है, विशाखापट्टनम है और पारादीप है। एक दो बार और पढ़ लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। आए हुए प्रश्न में कास्ट कोयला से संबंधित प्रश्न बार बार पूछता है। विश्वेश्वरैया जो इस्पात सेंटर हम पढ़ते हैं वो जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, लौह इसकी आपूर्ति कहाँ से होती है, ये सब चीज़ें पूछता ही है। तो जो टिस्को है और इसको है निजी क्षेत्र की कार्यरत कंपनियां हैं। टिस्को की गणना सबसे बड़े इस्पात कारखाने के रूप में होती थी। भद्रावती वाला तो हमने पढ़ा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड का नियंत्रण कर्नाटक सरकार तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है। जबकि शेष जो कारखाने हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। 1992 में लौह इस्पात कारखाने जो थे उसमें निजी क्षेत्रों को निवेश की पूर्णतः छूट दी गई थी। और अभी देखेंगे तो हम 100% जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा चुकी है। तो हम देखिए आयात भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। कच्चे माल का उत्पादन कितना था कितना, ये तो अभी उतना रेलिवेंट नहीं है, करंट देखना पड़ेगा। तो हम कुल मिलाकर के ना इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। साथ ही हम वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी उद्योग का विकास कर रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति बना चुके हैं। तो इस तरीके से जो उत्पादन है हमारा और प्रति व्यक्ति खपत जो है, इसको दोनों को ही बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सीमेंट उद्योग है, देखिए सीमेंट उद्योग देश का सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है और ये आधारभूत उद्योग भी है, इसको कहा जाएगा। कोर इंडस्ट्री में आता है और हमारे जो आधारभूत संरचना है उसको एक ढांचा बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका। तो सीमेंट उद्योग क्या है? अधात्विक खनिजों पर आधारित है। हमको पता है चूना पत्थर और कोयला इसका प्रमुख कच्चा माल होता है। चूना पत्थर और कोयला इसका प्रमुख कच्चा माल होता है। तो हमको 1 टन सीमेंट के उत्पादन के लिए 2 टन लगभग कच्चे माल की आवश्यकता होती है और उसमें से तो 1.5 टन लगभग केवल चूना पत्थर होता है। इसके
निर्माण इस प्रकार के उद्योग के स्थानीयकरण व चूने पत्थर का प्रभाव सबसे अधिक होता है। वहाँ समुद्री कवर स्लैग भी वैकल्पिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। द्वारका जो है गुजरात है, तिरुवनंतपुरम केरल है, तमिलनाडु में सीमेंट के उद्योग स्थापित हुए हैं। स्लज समुद्री कवच की उपलब्धता के आधार पर स्लज रासायनिक उर्वरक उद्योग अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसमें चूने का अंश अधिक होता है। इसके आधार पर सिंदरी झारखंड, तलचर, उड़ीसा में इस उद्योग का विकास हुआ है। स्लैग जो है लोहा इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। इनके आधार पर दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती ये सब जगहों पे उद्योगों का विकास हुआ है। उद्योग के सर्वाधिक कारखाने अगर सीमेंट के देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में का स्थान आता है। भारत जो है सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। अभी का देख लेते हैं स्थिति, अभी की क्या स्थिति है। तो वर्तमान स्थिति में भी भारत जो सेकंड रैंक पर ही है, सेकंड रैंक में है सीमेंट उत्पादन में। और राज्यों में देखेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पर, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। हम देख रहे हैं रासायनिक उर्वरक उद्योग। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए हम जानते हैं कि उर्वरकों की कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हो रही थी, पार्टिसिपेशन उसका रहा था। तो नाइट्रोजन आधारित उर्वरक व फास्फोरस आधारित उद्योग दो भागों में इसको बांटते हैं कि कच्चे माल की कमी के कारण भारत में पोटास आधारित उर्वरक की बहुत ही कम मात्रा का उत्पादन किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक सुपर फास्फेट का पहला कारखाना तमिलनाडु में रानीपेट में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात देखेंगे तो 1961 में भारतीय उर्वरक निगम फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गठन के साथ ही इस उद्योग के विकास और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी। कच्चे माल की उपलब्धता के साथ साथ भारतीय जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी भारत में नाइट्रोजन आधारित उद्योगों की बहुत प्रमुख विशेषता रही थी। नाइट्रोजन जो आधारित उर्वरक उद्योग होते हैं, 5 प्रकार के कच्चे माल इसमें होते हैं। नेफ्था होता है, पेट्रोलियम का उपोत्पाद है। कोयला होता है, कोल प्राकृतिक गैस होते हैं। पाइपलाइन परिवहन के विकास के साथ ही प्राकृतिक गैस आधारित नाइट्रोजनी उर्वरक भी स्थापित हुए थे। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर HBJ जो पाइपलाइन थी उसमें आधारित 6 कारखाने बीजापुर, सवाई माधोपुर, अनोला, जगदीशपुर, डबराला और शाहजहांपुर विकसित हुए। आंवला कारखाना सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत विकसित हुआ। तो कच्चा माल देखिए इसमें क्या क्या, नेफ्था है, पेट्रोलियम का जो उपोत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट कोल होता है, कोल में तलचर है, कोरबा है, सिंदरी, भिलाई है। प्राकृतिक गैस है तो HBJ है, पाइपलाइन पे आधारित है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, कोच्चि, खेतड़ी, अलवर में विकसित हुआ है। और इलेक्ट्रोलिटिक हाइड्रोजन है, इसकी प्राप्ति जल विद्युत केंद्रों से होती है, नांगल और हीराकुंड में। तो इसलिए उर्वरक उद्योग का विकास भी देखिए यहीं पे होगा, जहाँ जहाँ पे ये सब होंगे। तो वर्तमान में इस उद्योग के लिए नौरू और रक्को से कच्चे माल का आयात किया जा रहा है। उदगमंडलम, विशाखापट्टनम यानी ऊटी, विशाखापट्टनम, चेन्नई, उदयपुर, कोच्चि में इन उद्योगों का विकास हुआ है। तेल शोधन उद्योग देखते हैं, चूंकि भारत में खनिज तेल का भंडार व उत्पादन घरेलू आवश्यकता से कम है, जितनी हमकी आवश्यकता है उससे क्या है ये कम है, तो इसलिए इस उद्योग का देखेंगे काफ़ी हद पर हम आयात पर ही निर्भर हैं। और अभी की स्थिति में आप देखिए हैं कि क्या स्थिति है। खनिज और जो ये तेल है इसके लिए हम हॉर्मुज की खाड़ी पे जो भी स्थितियाँ निर्मित हुई हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसके कारण बहुत ज़्यादा हमें आयात जो हमारा हम निर्भर थे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो कच्चे माल क्षेत्रों के अतिरिक्त इनका मुख्य संकेंद्रण तटीय भागों में हुआ है। गैस पाइपलाइनों के समीप भी इस उद्योग का विकास हुआ है। वर्तमान में देश में वार्षिक तेल शोधन क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई, 250 मिलियन टन हो चुकी है। देश में सबसे पहले खनिज तेल शोधन कारखाना डिगबोई असम में स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसकी कुल संख्या 23 है। डिगबोई असम हमने पढ़ा था, 18 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र के हैं, 3 निजी क्षेत्र के हैं। तो तेल शोधन कारखाना डिगबोई, नोनामाटी, बोगईगांव, नुमालीगढ़ असम, बरौनी बिहार, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम, चेन्नई, नरीमन, कोच्चि केरल, ट्राम्बे महाराष्ट्र, कोयली गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, करनाल पानीपत हरियाणा, भटिंडा पंजाब, मनाली हिमाचल प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश, पारादीप उड़ीसा में स्थापित किया गया है। रिफाइनरी है ये सब, है ना। तेल शोधक कारखाने मतलब तेल किसी भी स्थिति में कच्चा तेल हमको मिलता है, उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो तेल शोधन करने के बाद वो उपयोग करने वाले तेल में वो कन्वर्ट हो पाता है। तो भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बीना देखिए यहाँ पे पूरा मैप में बताया गया है। बरौनी है, गुवाहाटी, बोगईगांव, नुमालीगढ़, डिगबोई, हल्दिया, तातीपाका, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, चेन्नई, नारीमन, कोच्चि, ये सब डायग्राम में यहाँ पे बताया गया है। जामनगर या गुजरात के जो 2 तेल शोधक कारखाने निजी क्षेत्र के वहाँ पे है, रिलायंस के, ठीक है, जामनगर और वडनगर में। जामनगर रिफाइनरी की तेल परिष्करण क्षमता 65 मिलियन मीट्रिक टन है जामनगर की। यह देश का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक केंद्र है। मतलब कच्चा तेल हम कहीं से भी लेके आए और उसको परिशोधन करेंगे, उसके बाद फिर हमको वह तेल उपयोग करने लायक बनता है। अभी भी देखेंगे
तो रिलायंस का जो ये है जामनगर रिफाइनरी, इसमें बहुत ज़्यादा तेल शोधन हो रहा था, जिसके कारण कच्चा तेल हम ला करके तेल शोधन करके फिर पेट्रोल पंप और जितने भी जगह सप्लाई करना होता है वहाँ पे सप्लाई होता है। तो संयुक्त क्षेत्र में तेल शोधन मंगलौर कर्नाटक में है, और सरकारी क्षेत्र में महारत्न कंपनी ONGC, देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो कि महारत्न कंपनी है ONGC, 3 नई रिफाइनरियां लगाए जाने की योजना है। मंगलौर कर्नाटक, काकीनाडा आंध्र प्रदेश और बाड़मेर राजस्थान, हल्दिया पश्चिम बंगाल, अंकलेश्वर गुजरात और मंगलौर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा तेल शोधन कारखाना कहाँ कहाँ पे है। कागज उद्योग, देखिए कागज उद्योग भी भारसाजी उद्योग है। सामान्यतः 1 टन कागज निर्माण करने के लिए 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। सोचिए कितना ज़्यादा, इसलिए हम पेपरलेस कर रहे हैं सारा चीज़। 22 टन कच्चा माल बनेगा तो 1 टन हमको कागज बनेगा। अतः इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्रों में ही हुआ है। कच्चे माल का 70% आवश्यकता की पूर्ति बांस से होती है, देखिए बांस से, और 50% जो होती है वो सवाना घास से होती है, 7% गन्ने की खोई से होती है, 5% मुलायम लकड़ी से होती है, और 3% चावल, गेहूं और मक्के की पुआल, रद्दी कागज, रद्दी कपड़े, यूकेलिप्टस, ये सब से होती है। पहला कारखाना श्रीरामपुर कोलकाता में किया गया था। इस समय कागज उत्पादन में सर्वाधिक योगदान आंध्र प्रदेश का है। वर्तमान समय में कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने वेस्ट बंगाल में है। तो कारखाने कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल में। सर्वाधिक योगदान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। टीटागढ़, नैहाटी, हावड़ा, बांसबेरिया आदि प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश में कागज नगर, तिरुपति, राजमुंद्री, महाराष्ट्र में मुंबई, कल्याण, कर्नाटक में मैसूर, भद्रावती, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, शहडोल, बिहार में डालमिया नगर, हरियाणा में यमुना नगर आदि प्रमुख कागज उद्योग केंद्र हैं। कागज बनाने के लिए नेपा नगर, देखिए मध्य प्रदेश का अखबारी कागज बनाने के लिए सबसे बड़ा कारखाना है। और मैसूर, बेलपुर, केरल, सांगली, बेलारपुर, दीमापुर, नागालैंड अखबारी कागज के उत्पादन का केंद्र है। कागज उद्योग के क्षेत्र में भारत विश्व के सबसे अधिक विकासशील देश बन गया है। सूती वस्त्र उद्योग देखेंगे, यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, जो कि रेलवे के बाद देखेंगे सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई देता है, ये प्रश्न में आ चुका है कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में ये नहीं था रेलवे, तो उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग ही सबसे ज्यादा क्या करता है, रोजगार। देखिए क्वेश्चन यहीं से घुसा के आते हैं, ठीक है, हमको लगता है कहाँ से आ रहे हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग में देखिए सेकेंड रैंक में है रोजगार देना। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के अवसर पैदा करना, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र उद्योग में हमारे लिए निर्यात, मतलब हम बहुत अच्छे व्यापार करते थे। इस उद्योग के अंतर्गत 12 लाख श्रमिक संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत के औद्योगिक श्रमिकों का 18% तो यही है। इसके अतिरिक्त 67 लाख श्रमिक हैंडलूम, पावरलूम उद्योगों में भी कार्यरत हैं। कपास, धागा, वस्त्र उत्पादन, सूती वस्त्र उद्योग के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 4%, विदेशी आय में 13.5% योगदान देता है, क्योंकि ये भार राशि उद्योग नहीं है। अतः यह देश में उन उद्योगों में से एक है जिसका सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ है। मतलब जरूरी नहीं है कि जहाँ पे कच्चा माल मिले वही इसको बनाया जाए, बहुत हल्का होता है ना कॉटन, तो कहीं पे भी इसका उद्योग विकसित किया जा सकता है। भारत में देखिए पहला उद्योग कारखाना फोर्ट ग्लास्टर 1818 में किया गया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार आ चुका है। फोर्ट ग्लास्टर 1818 में किया गया था, जो कि असफल रहा था। इसका प्रथम सफल प्रयास ना उसके बाद 1854 में किया जाता है, जो कि कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा मुंबई में किया गया था। उसको भारत की कपास नगरी कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है मुंबई को। वहाँ की जो जलवायु है और आर्द्र जलवायु के कारण वहाँ पे मुंबई को भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया था ये। और स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का और भी अधिक विकास हुआ। मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, कोलकाता, अमृतसर, जयपुर, ये सब में फैलता है। और ये सूती वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। लंकाशायर की भांति ही मिश्रित वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, पूर्व का, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। 3 चीज है यहाँ पे याद करने लायक। एक है भारत का मैनचेस्टर, तो भारत की कपास नगरी जो मुंबई को कहा जाता है। अगर अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कोयम्बटूर में भारत के सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। पावरलूम, हैंडलूम, खादी क्षेत्र को मिलाकर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन कर रहे हैं। पावरलूम, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास सार्वजनिक निजी
आधार पर करने के लिए 2009-10 में भीलवाड़ा, मिर्जापुर, भदोही, श्रीनगर, मुर्शिदाबाद, विरुद्धनगर जैसे 5 नए मेगा क्लस्टर्स का विकास प्रारंभ किया गया था। इस उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम का गठन किया गया। एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की गई और 59 टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी गई। मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना भी चल रही थी जो 21-22 में शुरू की गई थी और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन भी शुरू किया गया। जूट उद्योग देखते हैं। जूट उद्योग के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। डेल्टाई जलोढ़ी मृदा चाहिए होती है। तो पश्चिम बंगाल हुगली नदी की जो घाटी क्षेत्र होता है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे 64 लाख परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जूट उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल यानी गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल कहा जाता है। जूट का पहला कारखाना वेस्ट बंगाल में 1855 में रिसरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। रिसरा। जब देश का विभाजन होता है तो सर्वाधिक प्रभावित करने वाले उद्योग कहाँ चले जाते हैं? बांग्लादेश में चले जाते हैं। तो इस पेज में हम लोग ने महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या पढ़ी थी। भारत का मैनचेस्टर पढ़ा। भारत का मैनचेस्टर देखिए भारत की कपास नगरी है, यह महत्वपूर्ण है। और इस पेज में जितने भी ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जैसे कि अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, लंकाशायर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। ये 3 पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कपास नगरी और ये मैनचेस्टर वाला। उसके बाद जूट उद्योग में देखिए गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल क्या होता है? तो गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल जो है वो किसे कहा जाता है? जूट को। तो ये वेस्ट बंगाल हुगली नदी घाटी यहाँ पे है। जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में चला गया था। हुगली औद्योगिक पेटी बांसबेरिया से बिरलापुर तक का क्षेत्र भारत के अधिकतर जूट कारखाने क्षेत्र जो है यहीं पे हैं। और इसके बाद अगर विकेंद्रीकरण होता है तो ये गोरखपुर, कानपुर आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र, विशाखापट्टनम, असम, गुवाहाटी, नागालैंड में थे। दीमापुर और त्रिपुरा, अगरतला में भी जूट कॉरपोरेशन मतलब जूट उद्योग का विकास किया गया है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थान में फोटो में भी बनाया हुआ है। वेस्ट बंगाल में टीटागढ़, रिश्रा, बाली, आगरपाड़ा, बांसबेरिया, उलेबेरिया, श्रीरामपुर है, ये सब है। होलीनगर, शिवपुर, सियालदेव। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और गुट्टूर है। उत्तर प्रदेश में कानपुर और गोरखपुर है। सहजनवा। बिहारपुर में देखिए पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा बिहार में है जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान। अब देखते हैं हुगली प्रदेश में जूट मिले। तो हुगली प्रदेश में कहाँ पे जूट मिले हैं? तो वही देखिए बांसबेरिया, मतलब जो हमने ऊपर देखा है एक बार डायग्राम में। रिश्रा देखिए, रिश्रा बहुत महत्वपूर्ण था, पहला यहाँ पे स्थापित किया गया था। ये पूरा क्षेत्र ही है डेल्टाई रीजन, यहाँ पे जूट मिले यहाँ पे लगी हुई है हुगली क्षेत्र में। जूट से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अब देश के निर्यात में जूट निर्मित वस्तुओं की मात्रा लगातार घट रही है क्योंकि कागज और प्लास्टिक वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। चीनी उद्योग देखिए भारत में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ब्राजील के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी भारहासी उद्योग है जिसके कारण मुख्य संकेंद्रण कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में है। यह उद्योग सबसे पहले बेतिया बिहार में स्थापित किया गया था, परंतु वास्तविक विकास इसका 1931 में भारत सरकार के द्वारा इस उद्योग को संरक्षण दिया गया। 1960 तक उत्तर प्रदेश और बिहार ही प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य थे। भारत में दक्षिण भारत में भी देखिए नलकूप सिंचाई योजना का मतलब विकास होने लगा और उद्योगों की विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। तो दक्षिण भारत में गन्ने के उत्पादकता प्रति टन रस की मात्रा अधिक होने के कारण अब चीनी का उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया। कई बार प्रश्न पूछता है कि क्या कारण है कि उत्तर भारत में मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में इतना अधिक गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद भी जो मतलब अच्छी क्वालिटी का देखा जाए कि प्रति टन रस की मात्रा अधिक होती है गन्ने की, है ना। महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र हो या फिर साउथ इंडिया के और भी अलग अन्य राज्य हैं, वहाँ पे अधिक मात्रा में जो है चीनी उत्पादन किया जा रहा है। तो कारण पूछा था प्रश्न में मेंस में। तो यहाँ देखिए कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात चीनी उत्पादन के अग्रणी राज्य हैं। तो उत्पादन कहीं और हो रहा है, मतलब कि गन्ने का जो उत्पादन है वो कहीं और ज़्यादा होता है और चीनी का उत्पादन कहीं और ज़्यादा हो रहा है। तो उसके कारण पूछता है कि ये अलग अलग ऐसा क्यों हो गया है। तो वही रीज़न है कि क्वालिटी वाइज देखा जाए या श्रम की उपलब्धता देखी जाए या फिर उसमें जो उद्योग है उसमें ज़्यादा अधिक विकास हुआ, तो उद्योगों का संरक्षण भी दिया गया है, प्रावधान किया गया, जिसके कारण चीनी उद्योग का ज़्यादा विकास हो पाया। तो देखते हैं कि किसी चीनी उद्योग के चारों ओर
उसके रेडियस के अंतर्गत कोई गुड़ उद्योग नहीं लगाया जाएगा, ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर नीति पर बताया गया है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है, ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी निर्यात में भारत का चौथा स्थान है और चीनी निर्यात में ब्राजील पहले स्थान पे है, जबकि चीन जो है वो प्रथम स्थान पे है। पर देख लेते हैं तो वर्तमान में भी डाटा यही है दोस्तों कि ब्राजील के बाद जो है वो सेकंड रैंक पे है चीनी उत्पादन में। और उपभोक्ता में देखेंगे ना तो हम सबसे ज़्यादा उपभोक्ता मतलब घरेलू खपत ही हो जाती है हमारा, जितना उत्पादन करते हैं चीनी का उसका मैक्सिमम घरेलू खपत हो जाता है। अभी देखिए एथेनॉल वाले में भी ना यही विवाद हो रहा है, ठीक है, कि अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करने लगे, ठीक है, हम E20 कर रहे हैं, E50 करने लगे या जो भी हम इसका रेशियो बढ़ाते हैं, तो क्या हम उतना आपूर्ति कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे जो खाद्य उद्योग हैं मतलब जो चीनी से रिलेटेड है उसमें हमको आपूर्ति करता मतलब हम कम आपूर्ति करने लगे, तो ऐसे में ये मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये विवाद का एक विषय बना रहता है क्या इसमें किया जाए। और राज्यों में देखेंगे तो महाराष्ट्र बट ऑब्वियस है उत्पादन में बहुत आगे है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है और उत्तर प्रदेश, जबकि गन्ना उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर होता है। कुटीर उद्योग ये भारत का परंपरागत उद्योग है, इसमें निवेश भी कम होता है और श्रम जो है श्रमिक काफ़ी देखिए बहुत ज़्यादा श्रमिक इसमें संलग्न होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरीबी निवारण कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से यह संबद्ध है। 60 लाख से अधिक कुटीर उद्योगों से रोजगार हम प्राप्त करते हैं। गुजरात में दुग्ध आधारित हैंडलूम, पावरलूम, तिलहन, खाद्य प्रसंस्करण, राजस्थान में पत्थरों की कटाई, कशीदाकारी, कढ़ाई, हस्तशिल्प उद्योग, उत्तर प्रदेश में हैंडलूम है, पावरलूम है, दुग्ध उत्पादन है, गुड़ और खांडसारी का जो उद्योग है इसका विकास हुआ है। महानगरों में हम देखते हैं कि बाह्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग तथा हैंडलूम व पावरलूम के उद्योग विकसित हुए हैं। उत्तर पूर्वी भारत व हिमालय में इस उद्योग का सीमित विकास हुआ है, जिसका मूल कारण है यहाँ पर संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव होना। महानगरों व पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों में बाजार, पूंजी निवेश एवं संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता इन उद्योगों के विकास हेतु उत्तरदायी कारक रहे हैं। देश का प्रमुख कुटीर उद्योग देखेंगे तो हथकरघा, देखिए हथकरघा में है मलमल, छींट, दरी, खादी। तो मलमल के कपड़े मेरठ, मथुरा, मदुरै, वाराणसी में, छींट जो है मछलीपट्टनम में है, दरी आगरा, झांसी, अलीगढ़, अंबाला में है और खादी अमरोह, कालीकट, पुणे। रेशमी कपड़ा देखते हैं तो मैसूर, कांजीवरम, वाराणसी, श्रीनगर, मुर्शिदाबाद, अमृतनगर, नाथनगर, भागलपुर में है। ऊनी वस्त्र अमृतसर, धारीवाल, लुधियाना, मछलीपट्टनम, श्रीनगर, वारंगल, चमड़ा, कानपुर, गुड़ और खांडसारी मेरठ में है। तो ये प्रमुख कुटीर उद्योग हैं जो कि देश के कौन कौन से रीजन से आते हैं ये बताया गया है। बहरामपुर कोलकाता में रेशम संबंधी अनुसंधान के लिए केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। भारत में मलबरी, टर्सर, मूंगा, ईरी रेशम के प्रमुख किस्मों का उत्पादन होता है, काफी महत्वपूर्ण है मलबरी, टसर, मूंगा और ईरी रेशम। उत्तर प्रदेश देश के 50% से भी अधिक गुड़ व खांडसारी का उत्पादन करता है। इसके प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? कुटीर उद्योग बोर्ड देखिए, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड और केंद्रीय विक्रय संगठन 1958। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुटीर उद्योग है। एल्यूमिनियम उद्योग में देखते हैं यह एक भार राशि उद्योग है। सामान्यतः 1 टन एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए 5 टन बॉक्साइट चाहिए, तो ये भी हमको वहीं स्थापित करना पड़ेगा जहाँ हमें कच्चा माल ज़्यादा मिले। तो विद्युत की आवश्यकता भी होती है, 20 से 24 हज़ार किलोवाट की विद्युत की आवश्यकता होती है। तो पानी चाहिए, विद्युत चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र आसनसोल जेके नगर में बनाया गया था। प्रमुख रूप से कोयला क्षेत्र था। 1938 में बॉक्साइट के खनन क्षेत्र में झारखंड के मुरी नामक स्थान पर दूसरा एल्यूमिनियम संयंत्र। तो पहला एल्यूमिनियम संयंत्र जेके नगर आसनसोल, दूसरा मुरी झारखंड में, वेस्ट बंगाल और झारखंड हो गया। फिर हिंडाल्को देखिए आता है, हिंडाल्को जो कि रेणुकूट नामक स्थान पर लगाया गया है। जब यहाँ से ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर देखेंगे तो वहाँ पे जहाँ सोन नदी की जो सहायक नदी है आपकी रेण नदी मिलती है, रेणुकूट नामक स्थान पे लगाया गया है। तमिलनाडु के मैटूर नामक स्थान पे मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। फिर देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के पहले एल्यूमिनियम उत्पादक उपक्रम में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना की गई। फिर नाल्को बाल्को, हिंडाल्को ये सब किससे रिलेटेड है? एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, ये हमको ध्यान रखना होगा। देखते हैं इसके चार्ट में बाल्को देखिए, बाल्को 1965 बताया है। 1965 में बाल्को है, यूएसएसआर के सहयोग से बना था। कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में, रत्नागिरी महाराष्ट्र। यहाँ बॉक्साइट कहाँ से आता है? अमरकंटक के पठार से आता है। और ताप विद्युत, जल विद्युत यहाँ पे हसदो नदी है कोरबा में, वहाँ से मिल जाती है हमको पानी की।
ताप विद्युत। नाल्को देखिए, नाल्को जो है फ्रांस, नाल्को को नाफा लिखा है, मतलब नाफा नुकसान होता है, वैसे नाफा, ताकि याद रहे कि नाल्को फ्रांस का है। ये दामन जोड़ी उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा, और बॉक्साइड यहाँ मिलता है हमको पूर्वी घाट से। हीराकुंड जल विद्युत, हीराकुंड से यहाँ पे विद्युत हमको प्राप्त होता है। तो नाल्को। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को यूएसए है, पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला है यूएसए, तो हिंडाल्को। रेणुकूट, यहाँ पे बॉक्साइड झारखंड से आता है और अपना ताप विद्युत रिहंद परियोजना से। फिर इंडाल्को देखिए, इंडाल्को कनाडा के सहयोग से। जेके नगर वेस्ट बंगाल में, मुरी झारखंड में, अलवाई केरल में स्थानीय आपूर्ति हो जाती है। कर्नाटक बेलगांव से जल विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना। माल्को मद्रास में है, इटली के सहयोग से। चेन्नई मेट्रो सलेम तमिलनाडु, यहाँ शिवराय जहाद्वीप की पहाड़ियाँ बॉक्साइड मिल जाता है जल विद्युत परियोजना से विद्युत। वेदांता जर्मनी देखिए, जर्मनी का है वेदांता, जर्मनी के सहयोग से हमने लगाया 1976 में। झारसुगुड़ा से हमको, झारसुगुड़ा प्रमुख केंद्र है, बॉक्साइड झारखंड से मिलता है और ताप विद्युत परियोजना से हमको विद्युत मिलता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है ये वाला चार्ट। काफी हेवी उद्योगों का हेवी इंजीनियरिंग उद्योगों का, मशीनरी उद्योगों का यहाँ पे स्थापना किया गया है और बहुत सारे लिस्ट है, इसको देख सकते हैं। HMT इसमें प्रमुख है, जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी और भी 1963 में की गई थी। स्विट्जरलैंड। HMT के 5 कारखाने जो बेंगलुरु, पिंजौर, हरियाणा, कालाम, सेरी, श्रीनगर, हैदराबाद में स्थित है। रेलवे उपकरण हम देखेंगे कि हम तो आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी 1921 में झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थापित की गई थी। बाद में इसका नाम जो है टेल्को रख दिया गया, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी रखा गया। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में विद्युत चलित इंजन, मडुआडीह वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीजल इंजन तथा टेल्को में मीटर गेज के इंजन बनाए जाते हैं। तमिलनाडु में मद्रास के पास पेरम्बूर में सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, ये सब नाम आते हैं। रेलवे वाले तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेलवे से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं कि कौन सा कारखाना कहाँ पे है। पेनिनसुलर लोकोमोटिव भी आता है, टेल्को आता है, चितरंजन डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे है, मडुआडीह के बारे में आ चुका है, पेरम्बूर भी आता है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री देखिए, कपूरथला आदि कंपनियां भी रेल का डिब्बा बनाती हैं। रायबरेली उत्तर प्रदेश, कचरापाड़ा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का रेल कोच कारखाना तेलंगाना के रंगारेड्डी में मेधा समूह की तरह स्थापित किया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा, सारण में डीजल इंजन, मधेपुरा में विद्युत इंजन बनाने का कारखाना लगाया गया। छपरा में रेल व्हील फैक्ट्री की स्थापना की गई है। पश्चिम बंगाल में दानकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है रुड़की, IIT रुड़की में। तो जलयान निर्माण देखते हैं कि भारत में जलयान निर्माण की 27 औद्योगिक इकाइयाँ सक्रिय हैं, जिसमें कि 8 सार्वजनिक और 19 निजी हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा गया था इसका नाम, सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था बाद में 1952 में, तो जो हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा था। तो 1934 में स्थापित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कलकत्ता में। याद करिएगा, करंट में हमने ये नाम कहाँ पढ़ा है, याद करिएगा, अभी प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा था इसका नाम कि इसने किसने बनाया है। कोई सा हम पोथ पढ़ रहे थे, पनडुब्बी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पनडुब्बी का निर्माण किया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता में इसकी स्थापना। और इसके अतिरिक्त गोवा, मुंबई, कोच्चि भारत में जलयान निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जापान की सहायता से विकसित कोचीन शिपयार्ड देश का नवीनतम सबसे बड़ा शिपयार्ड है। 40,000 टन विस्थापन क्षमता वाला पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। INS विक्रांत निर्मित किया गया है। मझगांव शिपयार्ड जो होता है मुंबई में, भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिप यार्ड्स के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत पूर्वी तट हेतु एन्नोर पोर्ट लिमिटेड और पश्चिमी तट हेतु मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो जलयान निर्माण उद्योग भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वायुयान देखिए, देश में वायुयान निर्माण का पहला कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी HAL के नाम से स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है वायुयान। तो रेलवे देख लिए हम, जलयान देख लिए, वायुयान देख रहे हैं कि HAL बना रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद
कोरबा, बैरकपुर, कानपुर, लखनऊ में भी वायुयान उद्योग की स्थापना की गई है। मोटर गाड़ी उद्योग, छोटे छोटे और बड़े वाहनों का निर्माण होता है। असेंबलिंग उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जा सकता है इसको, असेंबलिंग उद्योग है ये। अतः कच्चे माल के क्षेत्र में इसकी अवस्थिति अनिवार्य नहीं है। मांग अधिक होने के कारण सामान्यतः महानगरीय क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक विकास होता है। उदारीकरण के पश्चात देखते हैं कि दक्षिण कोरियाई, जापानी, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, अमेरिकी कंपनियों के द्वारा भारत में इस उद्योग के विकास में रुचि दिखाई गई है। वस्तुतः मोटर उद्योग जो होता है, निर्माण और एकत्रीकरण दोनों तरीकों का मिश्रण होता है। बहुत सारे, देखिए कोई गाड़ी बनाना है तो इसका पार्ट से अलग अलग जगह से लेके आए और असेंबल कर दिए। तो विश्व के किसी एक मोटर कारखाने में सभी उपकरण नहीं बनाए जाते, बल्कि विभिन्न प्रकार के उपकरण अलग अलग कारखानों में निर्मित किए जाते हैं। इसी प्रकार भारत में भी कुछ उपकरणों का निर्माण किया जाता है तथा कुछ उपकरणों की आवश्यकता पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। तो कुछ का तो हम निर्माण कर लेते हैं, कुछ को क्या करते हैं, आयात कर लेते हैं। उदारीकरण के बाद इस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की प्रवृत्ति रही है। हिंदुस्तान मोटर्स, देखिए कोलकाता, ये एक बार आया था ज्योग्राफी के प्रश्न में मेंस में कि बताइए, पूरा डायग्राम से बताना था कि कहाँ कहाँ पे ये उद्योग लगाए गए हैं। तो प्रमुख देखिए हिंदुस्तान मोटर्स है कोलकाता में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई में है, अशोक लीलैंड चेन्नई में है, टाटा मोटर्स जमशेदपुर में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में है, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में है और सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु में है। दो पहिया वाहनों के निर्माण में भारत का विश्व में दूसरा तथा व्यावसायिक वाहनों के निर्माण में 5वां स्थान है। कार निर्माण में भारत का एशिया में प्रथम स्थान है। तो काफी महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न आ चुका है, पिछली बार बीपीएससी के मेंस में ये प्रश्न आया था। फार्मास्यूटिकल उद्योग, ये देखिए ये आया था बीपीएससी के मेंस में, ठीक है, और सीजीपीएससी के मेंस में फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में आया था कि क्यों हमेशा तटवर्ती, मतलब जहाँ बंदरगाह है वहीं पे इसका ज़्यादा विकास हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल उद्योग एक हल्का उद्योग है ये। इसी कारण कच्चे माल या बाजार के स्थान पर इसकी अवस्थिति कोल्ड स्टोरेज, एयर कंडीशनर, परिवहन एवं अन्य संरचनात्मक सुविधाओं की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सुविधाएं महानगरीय क्षेत्र में बेहतर तरीके से मिल पाएंगी और यहाँ पे औषधियों की मांग भी अधिक है, इसलिए यहाँ पे अधिक विकास हुआ। 1970 के बाद पूंजी, तकनीकी, कुशल प्रबंधन की उपलब्धता के आधार पर उद्योग का जो तीव्र विकास हुआ है और वर्तमान समय में भारत अपने रासायनिक फॉर्मुलेशन ये 100% और बल्क ड्रग की 70% आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी दवाइयों की आपूर्ति कर रहा है। दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका भारत निर्मित दवाओं के प्रमुख बाजार हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड 1954 में बना था। इसके प्रमुख केंद्र बेंगलुरु, नागपुर और पिपरी, पुणे में स्थित है। 1960 में इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऋषिकेश, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, मुजफ्फरपुर में इसकी प्रमुख इकाइयां स्थापित हैं। तो पहला देखिए 1954 में है, 1954 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई और इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, मुजफ्फरपुर में इसकी इकाइयां हैं। रेनबैक्सी भारत की पहली बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है। रेनबैक्सी दवाइयों में नाम देखे होंगे आप। डाबर, वैद्यनाथ, ओझा, हमदर्द और हिमालय जैसी कंपनियां जो है ये देखा जाए तो परंपरागत औषधि उद्योग में कार्यरत है। भारत में औषधि निर्माण के 5 प्रतिष्ठान, सार्वजनिक क्षेत्र 5 संयुक्त उपक्रमों में 250 संगठित और लगभग 5000 जो है लघु उद्योग कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर उद्योग देखते हैं तो भारत में इन उद्योगों के विकास की दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। बहुत ज़्यादा वृद्धि दर है, लगभग 35% है और अब तो और डिजिटल इंडिया और ये सब चल रहा है तो सॉफ्टवेयर उद्योग बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहा है। तो निर्यात में, भारत के निर्यात में सॉफ्टवेयर उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनके उत्पादों में हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी बढ़ी है। भारत सरकार इस क्षेत्र हेतु मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दे रहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक चिप सेटों सहित महत्वपूर्ण घटकों को भारत में विकसित करने की क्षमता को प्रोत्साहन। देखिए हमारे श्रम क्या है, श्रम उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, तो ये चिप वगैरह निर्माण करना है, मोबाइल के पार्ट्स की असेंबलिंग करनी है, तो वो काम हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हो जाता है। निर्माण भले ना हो लेकिन असेंबलिंग का काम तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और 2025 तक लक्ष्य रखा गया था जो $400 बिलियन का कारोबार रहे। इलेक्ट्रॉनिक नीति का तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहा है क्योंकि स्मार्टफोन के निर्माण में हम पहले 2nd रैंक पे थे, अब तो लीड कर रहे हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी देखिए यहाँ पे बेंगलुरु दिया है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को दिया है, भारत की प्रशासनिक राजधानी भले ही दिल्ली है। महारत्न और मिनी रत्न के लिए बहुत अच्छे से इकोनॉमी वाले चैप्टर में हमने कवर किया था इसको, बिल्कुल अभी का रिसेंट करंट डाटा भी पढ़ा था, तो इसको वहीं से कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना अपडेटेड नहीं है। फिर भी शर्तें तो वही रहती हैं। देखिए शर्तें में महारत्न जो है 3 वर्षों तक 2500 करोड़ रुपए से अधिक का
औसत वार्षिक लाभ होना चाहिए और विगत 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की वार्षिक परिसंपत्ति होनी चाहिए। तो टर्नओवर कितना होना चाहिए और लाभ कितना होना चाहिए वो बताया गया है। नवरत्न कंपनियां अगर हैं तो कुछ 6 मानक प्रदर्शन है, उसमें 60% अंक होना चाहिए और उसको मिनी रत्न का दर्जा मिला हुआ होना चाहिए। मिनी रत्न है तो 3 लगातार वर्षों में लगभग 3 वर्षों में औसत लाभ 30 करोड़ रुपए होना चाहिए। मिनी रत्न 2 है तो विगत 3 वर्षों का तक लगातार तथा सकारात्मक लाभ उसको मिलते रहना चाहिए। महारत्न कंपनी नवरत्न होगी ही होगी, नवरत्न कंपनी मिनी रत्न होगी ही होगी। निवेश लाभ देखिए 1,000 से 5,000 करोड़ रुपए तक का अथवा अपनी परिसंपत्ति का 15% निवेश का इसको छूट होता है। नवरत्न में 1,000 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं और परिसंपत्ति का 15% निवेश करने का छूट है। यहाँ 500 करोड़ रुपए है, यहाँ 300 करोड़ रुपए है। महारत्न देखेंगे तो अब 14 हो चुकी हैं कंपनियां। नवरत्न देखेंगे तो 26 है, 26 कंपनियां हो चुकी हैं। बाकी मिनी रत्न और 1 और 2 तो अभी इसको देख लेंगे। कंपनी महारत्न कंपनियां देखिए जैसे कि IOCL है, NTPC है, ONGC है, सेल है, CIL है और कोल इंडिया लिमिटेड है, भेल है, गेल है, BPCL, HPCL, PGCI, PEC, आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है, HAL भी आ गया है दोस्तों, HAL ये भी अब आ चुका है यहाँ पे महारत्न कंपनियों में। तो कुल मिलाकर के 14 महारत्न कंपनियां हैं। हमको पता है कि महारत्न कंपनी बनने के लिए 9 रत्न होना अनिवार्य है। स्टार्टअप इंडिया अभियान भी हमने देखा था, इकोनॉमी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से ये सब चीज़ों को कवर किया है। तो स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, उद्यमों को मदद देना और नए नए स्टार्टअप्स रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें रियायतें उपलब्ध कराना। पश्चिमी देशों में आर्थिक संपन्नता में स्टार्टअप का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सामूहिक रूप से मिलकर रोजगार पैदा करने के अवसरों को ये जन्म देता है। तो सिर्फ किसी नौकरी के भरोसे नहीं बैठ रह के अपने स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। तो विकसित देशों ने आरंभ से ही अपने स्टार्टअप की सुविधा अनुरूप नीतियों का विकास किया। तो स्टार्टअप कंपनियों के विकास और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 2,500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक और 10,000 करोड़ रुपए तक की कुल राशि 4 वर्षों के लिए स्टार्टअप कोष की स्थापना की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण है स्टार्टअप इंडिया अभियान। देखिए नवरत्न कंपनियां जो कि अब 26 हो चुकी हैं, इसकी लिस्ट करंट लिस्ट हमको देखनी होगी नवरत्न कंपनियों की। स्टैंड अप इंडिया देखिए, स्टैंड अप इंडिया में देखिए ST SC और OBC के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण का प्रावधान था। 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा की गई थी और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा से इसको स्टार्ट किया गया था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों के लिए। इसमें जो ऋण है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के द्वारा प्रदान किया जाता है और ऋण चुकाने की सुविधा जो है इनको देना, यही इसका उद्देश्य है। मेक इन इंडिया देश के औद्योगिक विकास और वैश्विक निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2014 में स्टार्ट किया गया था। नए आविष्कार प्रौद्योगिकी में हमारे जो अग्रणी घरेलू कंपनियां हैं उनकी पहचान विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना इसका उद्देश्य था। इसका संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP के द्वारा किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक निवेश भारत इन्वेस्ट इंडिया का गठन किया गया है, जो कि विदेशी निवेशकों व नियामकों व नीति संबंधी जानकारी देंगे। इन्वेस्ट इंडिया, तो ये सब मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ लिस्ट दिया है मिनी रत्न 1 और 2 का, ये आपको अपडेट करना है, खुद ही से खोल के आपको ये लिस्ट देख लेनी है कि कौन कौन से अभी नवरत्न है, कौन से महारत्न है और मिनी रत्न कंपनियाँ हैं और कितनी कितनी हैं। देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट निकाला है मैंने महारत्न कंपनियों का, जो कि 14 बताया था, जिसमें कि ONGC, भेल, BPCL, CIL, गेल, NHPC, IOCL, NTPC, PGCIL, PFCL, REC, SCCL, आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये रिसेंट वाला यही ऐड हुआ है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL। तो कुल मिलाकर के महारत्न कंपनियों की संख्या अब 14 हो चुकी है, याद रखना है। और नवरत्न कंपनियां जो है वो है कितनी, 26 हैं। तो इसको भी देख लेते हैं नवरत्न कंपनियों को। नवरत्न कंपनियों में 26 नवरत्न कंपनियों की सूची देखिए। BEL है, कॉकनेर है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, MTNL है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, NBCC लिमिटेड है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेवेली लिग्नाइट है, RINL है, SCI है, RVNL है, ONGC विदेशी लिमिटेड है, राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड है, इरकॉन इंटरनेशनल है, RITES लिमिटेड है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, IREDA है,
सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, रेलटेल, SJVN, NHPC, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम, ये सब हैं आपकी नवरत्न कंपनियां जो कि 26 हैं। मिनी रत्न श्रेणी 1 में और श्रेणी 2 में तो सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है अभी। मिनी रत्न 1 में 61 देखी है और मिनी रत्न 2 में देखेंगे तो कुल मिलाकर के 73 यहाँ तक जो है कंपनियां हैं जो कि मिनी रत्न में है। तो मिनी रत्न कंपनियों को ही नवरत्न बनाया जाता है और नवरत्न कंपनियों को ही महारत्न बनाया जाता है। लेकिन महारत्न कंपनी का आपको पूरा नाम याद होना चाहिए और इसका जो मापदंड होता है, कभी अगर आ गया, वैसे तो उतना डिटेल पूछता नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाता है तो हमको ये प्रदर्शन देखिए किस किस आधार पे होता है। शुद्ध लाभ और परिसंपत्ति के आधार पे होता है। श्रम लागत बनाम लागत और सेवा का क्या रेशियो है, पूंजी टर्नओवर प्रति शेयर आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, ये सब के आधार पर नवरत्न पात्रता मापदंड लिए गए हैं और 100 में से 60 या उससे ज़्यादा स्कोर मिलता है तभी इसे इस श्रेणी में लाया जाता है। महारत्न के लिए भी वार्षिक आपका टर्नओवर जो होता है, वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, वार्षिक कुल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए और लाभ अगर देखेंगे तो औसत शुद्ध लाभ विगत 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ये सब याद करने वाली चीज़ है। तो ये हमने अपडेट कर लिया है, देख लिया है। आप इसको अच्छे से पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यह चैप्टर हमारा उद्योग समाप्त होता है। इससे पहले हमने कृषि देखा है, कृषि से रिलेटेड सारी चीज़ें कर ली हैं और अभी उद्योग देखे हैं और कुल मिलाकर के खनिज और मतलब जितने भी चैप्टर हम लोगों ने किए हैं 13 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 14 था और टोटल जो है 19 चैप्टर हैं। इसके बाद हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फोकस करेंगे हिस्ट्री पे और इकोनॉमी हमारा चल रहा है तो इकोनॉमी भी साथ में चल रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा एक साथ हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।